निवेदन करता हूं कि आप अंग वस्त्र और पुस्तक देकर के माननीय बाबूलाल मरांडी जी का स्वागत करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के नेता आदरणीय रघुवर दास जी यहाँ उपस्थित हैं। अपने प्रदेश के मंत्री श्री विवेक भवानी जी से निवेदन है कि आप अंग वस्त्र और पुस्तक देकर के माननीय नेता का आप स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण गिलुआ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान शिवशंकर उरांव जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने नेता का स्वागत करने के लिए आए, अंग वस्त्र और पुस्तक देकर के स्वागत करें। अब स्वागत का कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। अब यह जो है झारखंड प्रदेश का पहला कार्य समिति प्रारंभ है। इस सत्र का निश्चित रूप से आप सभी को यह पहला अवसर प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब जो है अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी से मेरा निवेदन है कि आप अध्यक्षीय भाषण के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। एक बार मेरे साथ सब मिल करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के इस सत्र की प्रथम कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अगुवा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं झारखंड के प्रभारी मानवर अरुण सिंह जी, पटना से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सम्मानित सौदान सिंह जी, मुंबई से महिला मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर श्रीमती विजया राहटकर जी, नई दिल्ली से मंच पर सम्मानित मानवर श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री मानवर अर्जुन मुंडा जी, रायपुर से जुड़े हुए जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी राज्यसभा के सांसद मानवर रामविचार नेताम जी, रांची में मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यशस्वी और कर्मठ विकास के प्रति उनकी पूरी तरह से काम करने की क्षमता और ऊर्जावान पूर्व मुख्यमंत्री मानवर श्री रघुवर दास जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सम्मानित लक्ष्मण गिलुआ जी, और पटना से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मानवर धर्मपाल जी, और आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता भाई प्रदेश के महामंत्री समीर उरांव जी, राज्यसभा सांसद, एवं इस कार्य समिति में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला के प्रभारीगण एवं अन्य सभी सम्मानित
सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन और स्वागत हम विशेष रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करना चाहते हैं। हम सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को हमेशा स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जगत प्रकाश नड्डा से हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। हम सब कोई जानते हैं कि माटी की सुगंध, झारखंड की माटी की सुगंध को पहचानने वाला व्यक्तित्व का नाम जगत प्रकाश नड्डा जी है। हम सब लोगों को कई बार पार्टी के विस्तार के लिए, संगठनात्मक प्रतिबद्धता के लिए हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस सत्र के प्रथम कार्य समिति के बैठक में हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जैसा व्यक्तित्व का हम सब लोगों का मार्गदर्शन मिलने वाला है। मित्रों, हम सब कोई जानते हैं कि पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी से त्रस्त है, पस्त है। भारत भी उससे अछूता नहीं और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे, और उसके माध्यम से हम सब लोगों ने काम करने का संकल्प लिया था। आज रहीम की एक कविता मुझे स्मरण हो रही है। रहीम विपदा हो भली, रहीम विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए। रहीम कवि ने कहा है कि विपदा का क्षण थोड़े समय के लिए आता है, और जब थोड़े समय के लिए आता है तो उस वक्त मनुष्य के संयम का और चरित्र का सही पहचान होता है। अपने और पराये की पहचान होती है। और जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज के बीच में जाकर के समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो संकल्प लिया था उसको जमीन पे उतारने का काम किया। और इस वक्त झारखंड की जनता ने देखा कि अपना और पराया कौन है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। झारखंड की जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम का एक राजनीतिक दल जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। वो पार्टी केवल बड़ा ही नहीं है बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का दिल भी बड़ा है। और लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विथ डिफरेंस, आज समाज, झारखंड की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सराह रही और तुलना कर रही है कि प्रदेश में एक कमजोर लुंज पुंज सरकार के आगे भाजपा का मजबूत और सेवामयी संगठन का पलड़ा भारी है। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि सेवा हमारे लिए संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे डीएनए के अंदर सेवा का संकल्प लेने का एक एक कण में और क्षण क्षण में। इसलिए मित्रों, अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाली पार्टी, पंडित दीनदयाल जी की जो रास्ता दिखाया था अंत्योदय को, उस अंत्योदय के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता, चाहे मोदी आहार हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड हो, चाहे फेस कवर हो, चाहे सैनिटाइजर बांटने का सवाल हो, चाहे काढ़ा बांटने का सवाल हो, चाहे होम्योपैथिक दवा बांटने का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़कर के काम करने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। प्रवासी मजदूर
और क्वारंटाइन हाउस में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से सेवा किया, हमारे प्रवासी मजदूर नंगे पांव चले आ रहे थे। उनको भूख की उनको जिस प्रकार से वो परेशानी में आ रहे थे, उस परेशानी को दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया। उनके नंगे पांव में चप्पल पहनाने का काम, उनको कड़ी धूप में छाता देने का काम और भोजन की व्यवस्था और उनकी यातायात की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों, इसलिए आज के अवसर पर, शुभ अवसर पर, मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से उनको नमन करना चाहता हूं, साथ साथ में उनको ढेर सारी साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ऐसे कार्यकर्ता दुर्लभ, देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकते। इसलिए हम सब लोग ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके नेता नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत, जिनके पास जेपी नड्डा जी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम सबको जानते हैं कोरोना के संघर्ष में मैं प्रधानमंत्री जी को भी विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं, कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता की, नितांत आवश्यक लोगों की चिंता की, और गरीब कल्याण योजना हो, और गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं को केवल जमीन तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के। गरीब कल्याण योजना हो, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ऐसे कई चीजों की केंद्र की सरकार की योजनाएं गरीब गुरबा के लिए बनाई गई। ऐसा वर्ष रहा जिसको हम कह सकते हैं कि हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। वैचारिक संघर्ष हमारा था, और वैचारिक संघर्ष में भी हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के दिया काम को, प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। वो धारा 370 हो, 3 तलाक हो, और थी और नई शिक्षा नीति हो, और हम कह सकते हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश को एक अलग जगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए वैचारिक लड़ाई में भी हम आगे बढ़े हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि आने वाला समय, हम जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में आंकड़े की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख वोट प्राप्त हुआ। दूसरे तरफ कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के लोगों को 52 लाख मत मिला है। मेरे मित्रों, 2 लाख का अंतर था। और जब बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ, तो इनके पार्टी का भी जन समर्थन 6 लाख था। 50 लाख और 6 लाख को जोड़ दिया जाएगा तो 56 लाख लोगों का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जनता का जन समर्थन मेरे साथ, 56 लाख बनाम 52 लाख। इसलिए जनता का भी जन समर्थन, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये भूमि भारतीय जनसंघ के कालखंड से ही, ये धरती भारतीय जनता पार्टी की रही है। हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। मित्रों, मैदान हमारा है। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के फिर उस मैदान में, उपजाऊ जमीन है और उपजाऊ जमीन में खेती करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से लहराने का काम करेंगे। मित्रों, हम सबको जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव के बाद
एक नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार से एक नई उम्मीद थी लोगों को, लेकिन जिस प्रकार से नई सरकार आने के साथ ही हमारी पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ध्वस्त करने का काम किया गया। महिलाओं को 1 रुपए में रजिस्ट्री का जो अधिकार था उससे वंचित कर दिया गया। किसानों को यहां पर अतिरिक्त केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त यहां पर आर्थिक लाभ दिया जाता था, उसको खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। गरीबों को भोजन देने का काम, उसको खत्म करने का काम किया। और साथ ही साथ ये राज्य की सरकार जैसे आसीन हुई, आदिवासियों का नरसंहार पश्चिमी सिंहभूम में देखने का, झारखंड की जनता को देखने का अवसर मिला। सिद्धू कानू जैसे जो क्रांतिकारी जिनकी हम सब लोग श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उनके वंशज को भी हत्या हो गई। और भारत यहां पर बैठी हुई हेमंत सोरेन की सरकार मौनी बाबा साबित हुए। मित्रों, यह है आदिवासी विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार और भ्रष्टाचार युक्त सरकार, ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाली सरकार, खनिज संपदा की तस्करी करने वाली सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार। इसलिए मित्रों, हम सब लोगों को चुपचाप नहीं बैठना है। हम लोगों ने लगातार पिछले समय में संघर्ष करने का काम किया है। लगातार जब जब इन सरकार की जन विरोधी नीति आई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया, कोरोना वायरस के मर्यादाओं को रखते हुए। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस राज्य का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। उनके सपनों को साकार करने का जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कंधे में है। मित्रों, इसलिए जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, डटेंगे और जन विरोधी सरकार को परास्त करने का काम करेंगे। मित्रों, दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जब चुनौती आती है तब करके और भी विशुद्ध होकर के वो आगे बढ़ता है, लड़ता है, भिड़ता है और जनता के लिए संघर्ष करता है। मित्रों, इसलिए हमको लड़ना है, इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ना है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारी दोहरी भूमिका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं इस कार्यसमिति के माध्यम से, एक हाथ में केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार के उपलब्धियों का झंडा लेकर चलेंगे और दूसरे हाथ में हम इस हेमंत सोरेन के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच जाने का काम करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। एक साथ हमारी दोहरी भूमिका है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने का काम, तो दूसरे तरफ जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक करके उनके साथ लड़ने का संकल्प लेना है। इसलिए हम जानते हैं कि हम जब लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो अभी लगातार संघर्ष हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। इस राज्य में उग्रवादियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया सकता, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ राज्य की सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करता है, तो उस पर झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के 116 कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दायर किए। लेकिन मुझे विश्वास है संघर्ष से ही रास्ता निकलेगा और संघर्ष से भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहां पर झारखंड में बुलंदी का झंडा फहराने का, इसलिए संघर्ष से भी नहीं डरना है हम सब लोगों को। इसलिए हम कहते हैं, मैं समय का अभाव है, मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले 2 लाइन में अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं कि संघर्ष हमारे जीवन का अंश है, अंग है, और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण भी संघर्ष के बीच हुआ है। इसलिए हम कहते हैं, हम लोग नौजवान थे तो कह दो, कोई कह दे हुकूमत से, कोई कह दे हुकूमत से, ना उलझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। कोई कह दे हुकूमत से, ना उलझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि जुल्म ने सिखा दिया है जुल्म से लड़ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। भारत माता की जय, जय झारखंड, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। आपके स्वागत भाषण, ओजस्वी भाषण के रूप में हम कार्यकर्ताओं को आपने संबोधन किया है। अब मैं अपने इस सत्र के प्रथम कार्य समिति बैठक को मार्गदर्शन करने के लिए, उद्बोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से आग्रह करते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भारत माता की। आज के झारखंड प्रदेश के कार्य समिति की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय दीपक प्रकाश जी, हमारे झारखंड से ही जुड़े हुए रांची में प्रदेश के विपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता श्री रघुवर दास जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे निवर्तमान अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ जी, हमारे आज के कार्यक्रम के कार्यक्रम में जो सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं हमारे सांसद समीर उरांव जी, यहाँ मेरे साथ दिल्ली में जुड़े हुए और मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी भी श्री अर्जुन सिंह जी, पटना से जुड़े हुए सौदान सिंह जी और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई विजय राहटकर जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्यगण, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नवनिर्वाचित और नवगठित कार्य समिति की प्रथम बैठक में मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है और आप सब लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। ऐसे में मैं झारखंड की धरती, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती कही जाती है, सिद्धो कान्हो जी की धरती कही जाती है, जतरा टाना भगत जी की धरती कही जाती है और नीलांबर और पीतांबर की पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ।
ऐसी धरती जिसने देश और भारतीय संस्कृति में अपना विशेष योगदान किया है, ऐसी पावन धरती को मैं नमन करता हूं। मित्रों, झारखंड का राष्ट्रीय परिवेश में जो योगदान रहा है वो हम कभी भूल नहीं सकते। फिर चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, फिर चाहे वो राष्ट्र के लिए अग्रदूत के रूप में काम करने वाले हमारे नेता हों, सभी लोगों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में अपना योगदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड प्रदेश में तीव्र गति से बढ़ते हुए राष्ट्रीय विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में हम लोगों ने अपना योगदान किया है और झारखंड की धरती ने विशेष करके योगदान किया है। मैं जब ये कहता हूं तो मुझे याद आती है कि जब यूनाइटेड बिहार होता था, उस समय भी जनसंघ के सबसे ज्यादा योगदान झारखंड के इलाके से आता था, साउथ बिहार से आता था। इसको हमको समझना चाहिए। हम राष्ट्रीय पार्टी थे, हम प्रदेश में भी हर जगह थे, लेकिन विशेष योगदान दीपक को जलाने का काम और दीपक जलते जलते दिशा और दृष्टि देने का काम अगर किया था तो उस समय झारखंड के इलाके ने, साउथ बिहार जिसको कहते हैं, वो इसने किया। और आज भी मुझे ये खुशी है कहते हुए कि झारखंड प्रदेश का उत्थान और झारखंड प्रदेश को प्रदेश के रूप में स्थापित करने का काम किसी और ने नहीं किया, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के साथ एक विशेष संबंध है, एक विशेष योजन है। कांग्रेस की इतने लंबे समय तक की सरकार रही, पूरे बिहार में खनिज और विकास का स्रोत झारखंड था, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, उसको कभी भी स्थान नहीं दिया गया। ये अटल जी की सरकार जब आई तब जाकर के झारखंड को मुख्य धारा में लाने का काम किया और अलग प्रदेश बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान है, ये हमको समझना चाहिए। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को विकसित करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे संतोष मिलता है कि आपकी सदस्य संख्या 18 लाख थी, आपने बढ़ा करके उसको 29 लाख पहुंचाई है। यह बहुत ही गौरव का विषय है, आपने उसको आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपकी सदस्य संख्या सक्रिय सदस्य की 16,000 थी, उसको भी आपने बढ़ा करके 21,000 पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ताओं की सूची को भी आपने बढ़ाया। ये बहुत ही योगदान का विषय है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में 14 लोकसभा सीटों में 12 लोकसभा सीट आपने कमल के निशान को जिता करके आपने भेजा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम कोरोना काल में इस बैठक में शामिल हुए हैं। एक नए तरीके का अनुभव हो रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, सामने दीपक प्रकाश जी हैं, रघुवर दास जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, गिलवा जी हैं, समीर उरांव जी हैं। मैं एक जगह देख रहा हूं पशुपति नाथ जी हैं, मैं एक जगह देख रहा हूं यदुनाथ पांडे जी हैं, मैं एक जगह देख रहा हूं हमारे अपने हजारीबाग के सांसद अपने हैं। सब लोग वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सारी पार्टियां स्थिर हो गई, लॉकडाउन की अवस्था में लॉकडाउन हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो चलायमान है। मैंने 25 प्रदेशों के पदाधिकारियों की बैठक इसी तरीके से ली है और अब
जब कार्यकारिणी की घोषणा हो गई तो कार्यकारिणी की बैठक भी इसी तरीके से हम कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़ करके पार्टी को चलायमान रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये कोरोना का जो काल आया, मैं देख रहा हूं अभी धर्मपाल जी पटना से जुड़े हुए हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से पार्टी में काम कर रहे हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण आया, कोरोना की परिस्थिति आई, ये सबके लिए अकल्पनीय थी। किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को मालूम भी नहीं था कि इससे लड़ा कैसे जाएगा। पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य के दृष्टि से सुदृढ़ थे, वह भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, लड़खड़ाते हुए महसूस कर रहे थे। उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई थी और उन देशों की जनसंख्या भी थोड़ी थी। हमारा देश 130 करोड़ का देश, 1.3 बिलियन पीपल, कैसे इस कोरोना के संक्रमण से बचेंगे मालूम नहीं था। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिले, जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फ्रंट से लड़ा और 130 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। अमेरिका में, यूरोप में चर्चा चल रही थी कि जान बचाएं कि इकोनॉमी को बचाएं। उनके बीच में संक्रमण कंफ्यूजन था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, और इसलिए टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के लॉकडाउन लगाया गया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी परसों यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इस सारी परिस्थितियों में हम लोगों ने कोशिश की कि हम लॉकडाउन की अवस्था में देश को तैयार करें, और देश को तैयार करने के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, इसकी चिंता करें। हमें याद है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी। मैं ये सारी बातें इसलिए कहता हूं कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप जनता जनार्दन को बताएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को बचाने का काम किया, उनकी जान को बचाने का काम किया। इसको हमको समझना चाहिए। हमारी कैपेसिटी 1500 थी और आज हमारी कैपेसिटी प्रतिदिन 11 लाख लोगों की टेस्टिंग कैपेसिटी बन गई है। देश को तैयार किया गया। उसी तरीके से हमारे यहां टेस्टिंग लैब्स 150 थी, आज हमारे यहां टेस्टिंग लैब्स 1600 के आसपास हो गई। उसी तरीके से हमारे यहां एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था और वेंटिलेटर की हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। आज हमारे पास 3 लाख वेंटिलेटर्स भारत में मैन्युफैक्चर हुए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, पीपीई किट नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के उद्यमियों को प्रेरित किया और आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बन रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए और हम बाहर के देशों को भी दे रहे हैं। क्लोरोक्विनीन की दवा दुनिया के देशों को दी गई, लगभग 30 देशों को यह दवाई दी गई। यह भारत की ताकत बनी। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, यह लॉकडाउन और लॉकडाउन का फैसला जो टाइमली और बोल्ड डिसीजन लिया गया, उसका लाभ कितना मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश यहीं नहीं रुका। गरीब कल्याण पैकेज ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, कहना आसान है। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था करने के साथ साथ नमक, तेल, पानी, सबकी व्यवस्था करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और गरीब के 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो, इसका काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारे यहां गैस का चूल्हा और गैस के उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ की जनता को 3 महीने के लिए फ्री गैस का सिलेंडर देना, इस काम को भी मोदी जी की सरकार ने किया है।
8,54,00,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए प्रति अप्रैल महीने में और उसके बाद जून महीने में फिर से 2,000 रुपए देने का काम, 17,000 करोड़ रुपए दोबारा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान के सम्मान के लिए किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, हमारी बहनें, आपको याद होगा जनधन खाता को लोग मजाक कहते थे, और यही लॉकडाउन में जनधन खाता बना जिसने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए उनके खाते में डाला ताकि उनका चूल्हा जल सके, उसकी व्यवस्था हो सके। इस बात की काम किया। ये सारी चीजें ऐसे की गई। और क्या दुनिया ने क्या कहा? डॉक्टर टेड्रोस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा? अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप, इंडिया हैज टेकन केयर नॉट ओनली ऑफ हेल्थ सेक्टर बट ऑल्सो ऑफ द इकोनॉमिक साइड। इकोनॉमी की भी चिंता की गई है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मोदी हैज टेकन केयर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। बाय आत्मनिर्भर भारत ही हैज टेकन केयर ऑफ द इकोनॉमी साइड। इकोनॉमी की, आर्थिक नीति की भी चिंता की गई है, यह बात कही गई है। मित्रों, जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आत्मनिर्भर भारत की गहराइयों को समझ करके जनता के बीच में ले जाएं। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में देना, 1.25 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स हो जाना और छोटे उद्यमियों और मध्यम उद्यमियों को फिर से जीवन में अपने आप को खड़ा करने का मौका मिलना, यह बहुत बड़ी बात है। मैं निवेदन करूंगा कि झारखंड में जितने भी छोटे और मध्यमी उद्योग वाले हैं उनको प्रेरित करके इसका लाभ उठाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदलने का तरीका रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला करके, मंडियों से निकाल करके किसान को सीधे अपने चीजों को बेचने का अधिकार देते हुए आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। फार्म गेट के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। मैं निवेदन करूंगा दीपक प्रकाश जी से कि आपके नेतृत्व में रांची में और झारखंड में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से बनाया जाए। मैं सांसदों से निवेदन करूंगा, मैं विधायकों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने इलाके में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ उठा करके अपने इलाके में किसान को वैल्यू एडिशन से लेकर के अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए जो सुविधा प्रदान करनी है उसमें अपना योगदान कीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसमें कोल्ड स्टोरेज बनेगा, इसमें अनाज के स्टोरेज की व्यवस्था होगी, इसमें अनाज मंडी तक अनाज को पहुंचाने के लिए सड़कों की व्यवस्था होगी। आपके यहां पैदा होने वाला अनाज, उसका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है उसकी व्यवस्था होगी। और यह व्यवस्था मोदी जी आपको आर्थिक तरीके से मदद करके देंगे, लेकिन व्यवस्था के लिए योजना बनाने का काम आपका और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का होगा। यह छूट आपको मिल रही है, इसका आपको सदुपयोग उठाना चाहिए, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए, 50 लाख रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, इसकी जीवन लीला को बदलने के लिए 10-10 हजार रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, कोई रेड़ी वाला, कोई फेड़ी वाला, कोई ठेले वाला, गरीब व्यक्ति, उसको इस व्यवस्था से वंचित न हो। बैंकों के साथ उसका मिलान करके उसको ये आर्थिक मदद मिले, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी ताकि आर्थिक जगत से गरीब व्यक्ति को हम मुख्य धारा में ला सकें। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। उसी तरीके से वोकल फॉर लोकल, हमको वोकल बनना पड़ेगा और लोकल के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब हम वोकल की बात करते हैं तो हमको ये चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी व्यवस्थाओं में जिस तरीके से चीज़ों को
जोड़ा गया है उसमें हम लोकल चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करें। फिर चाहे वो हमारी कलाकारी हो, फिर चाहे वो हमारे सांस्कृतिक विरासत से मिली हुई हमको नई कला का विषय हो, ये सारे विषयों को हमको ऐसे बढ़ा सकते हैं, उसको वर्ल्ड ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा और इसके लिए हमको आगे लगना पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना का व्यवस्था, अभी दीपक प्रकाश जी कह रहे थे कि हम लोगों ने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए बहुत काम किया है, अच्छी बात है, लेकिन अब उनको रोजगार वहां मिल सके इसकी भी हमको व्यवस्था करनी है। और इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत फिर चाहे गिरिडीह हो, फिर चाहे वो हजारीबाग हो, फिर चाहे वो गोड्डा हो, इन 3 जिलों को प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है। यहाँ पर आए हुए प्रवासी मजदूरों को भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, भारत सरकार ने झारखंड को मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी भी स्कीम्स थी सारी की सारी स्कीम्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी आपको दुमका में देने का काम किया है, अपने देवघर में देने का काम किया है। यह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा है, मैंने उसकी खुद मॉनिटरिंग की है। वो जब इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो आप लोग किसी को भी दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नहीं आना पड़ेगा। आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था वही कर दी जाएगी। इस बात की चिंता की है नरेंद्र मोदी जी ने। इसको हमको समझना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि इसका अंतर क्या पड़ता है, इससे परिवर्तन क्या आता है, इस परिवर्तन में हम कैसे अपने आप को शामिल करते हैं, यह हमको समझना चाहिए। आज जो नेशनल हेल्थ डिजिटल हेल्थ मिशन का काम प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा है, ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारीकियों को समझें, जानें और उन बारीकियों को समझ करके उस कार्य को आगे करने का, उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी यूनियन टेरिटरीज में शुरू हुआ है, बाद में वो प्रदेशों में आएगा। एक स्वास्थ्य जगत में हर व्यक्ति का, 130 करोड़ की जनता का स्वास्थ्य का, हेल्थ का इंपैक्ट क्या है और हेल्थ में उसका हिस्ट्री क्या है, ये सारी जानकारियां उस व्यक्ति को मिल सकेंगी और वो अपने स्वास्थ्य की अच्छी चिंता कर सकेगा। यह व्यवस्था की गई है। एक बदलता देश है मोदी जी के नेतृत्व में। हमें इस कल्पना को नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर पैकेज के बारीकियों को पहुंचाने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों का हमको उपयोग करना चाहिए और इसके लिए हम सब लोग जिस तरीके से भी अपने आप को जोड़ सकते हो, हमको जोड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सिर्फ राजनीति में कोई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। हम राजनीति में कोई कुर्सी को पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं आपसे चर्चा करूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। मैं देख रहा हूं हमारे सामने स्क्रीन पर मुझे निशिकांत दुबे दिख रहे हैं। हम लोगों ने युवा काल में, अरुण सिंह जी, अर्जुन जी, आपको याद होगा, हम शिक्षा नीति के लिए लड़ते थे। हम कहते थे कि एजुकेशन पॉलिसी बदलनी चाहिए। हमें याद है कि हम अपने युवा काल में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री होते थे, उनसे लड़ा करते थे। वी वॉन्ट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली बार शिक्षा नीति में परिवर्तन 1968 में आया, उसके बाद दूसरी बार 1986 में आया। हम लोगों ने कहा कि 6 से 8 और 8 से 6 बन गया, लेकिन शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह मोदी जी की सरकार है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मूल परिवर्तन किया है। मूल परिवर्तन को हमको समझना चाहिए। आज शिक्षा नीति ऐसी बन गई है जो अफोर्डेबिलिटी रखती है। एक गरीब आदमी भी शिक्षा ले सकता है। एक्सेसिबिलिटी बन गई है, वह भी अपनी शिक्षा का ग्रहण कर सकता है और वह इक्वालिटी के साथ, एक्सेसिबिलिटी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका मिलेगा इस शिक्षा नीति में। यह हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यह भारत की शिक्षा नीति है, इंडिया की शिक्षा नीति नहीं है, यह भारत की शिक्षा नीति है।
बचपन से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ने का माध्यम रीजनल लैंग्वेज होगी, प्रादेशिक भाषा होगी, ताकि उस बच्चे का पूरा विकास अपनी भाषा में हो सके और वो ठीक से पढ़ सके। इस बात की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में हमको याद है, हम लोग रट्टाफिकेशन करते थे, रटते थे और जाके एग्जामिनेशन में उगल डालते थे और हो गया काम। कोई पढ़ाई का उससे संबंध नहीं था। आज का एग्जामिनेशन सिस्टम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वह कॉन्सेप्ट का एग्जामिनेशन होगा कि बच्चे का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसा हुआ है, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी चिंता की जाएगी। और परीक्षा में उसका माइंड एनालिटिकल है कि नहीं है, इसकी चिंता की जाएगी। मित्रों, ये नई शिक्षा नीति को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप वर्कशॉप लगाएं, आप हमारे अपने सभी सांसदों को इसमें जोड़ें। वो हमारे सांसद जो शिक्षा नीति को जानते हैं, वो जानकार लोगों को बताएं, अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। मैं चाहूँगा कि शिक्षा नीति पर भी एक वर्कशॉप प्रदेश के कार्यकारिणी समितियों का होना चाहिए और प्रदेश के कार्य समिति के लोगों को शिक्षा नीति समझनी चाहिए और कम से कम 10 मिनट 20 मिनट शिक्षा नीति पर हम बोल सकें और हम देश को और दृष्टि दे सकें, प्रदेश को दृष्टि दे सकें, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और इसलिए इसमें हमने नेशनल सिटीजन नहीं बनाना है, हमने ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और यह शिक्षा नीति में इसका कॉन्सेप्ट रखा गया है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश ने फीड द नीडी प्रोग्राम में, सेवा ही संगठन है, इसमें बहुत अच्छा काम किया है। 12,74,000 फूड पैकेट्स आपने बांटे, लगभग 27 लाख आपने मोदी किट बांटा है। उसी तरीके से आपने 42,000 के आसपास कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 5 करोड़ पीएम केयर फंड में आपने अपना योगदान किया है। 21 लाख के आसपास आपने फेस कवर बांटे हैं और इसी तरीके से लगभग 9 लाख सैनिटाइजर्स बांटे हैं। बहुत अच्छा काम किया है। मैं झारखंड की यूनिट को साधुवाद देता हूं। जब सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई, आपने घरों से निकल करके लोगों की चिंता की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और विशेष करके प्रवासी मजदूरों की चिंता आपने की, इसके लिए आपको मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। एक आपने परिवर्तन ला करके खड़ा किया है और इस परिवर्तन के लिए आपको मैं साधुवाद भी देता हूं और आपने जिस तरीके से पार्टी को चलायमान रखा है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारी झारखंड में अभी सरकार नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जनता की बहुत सेवा की थी और बहुत अच्छे काम किए थे। अगर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई थी, तो रघुवर दास जी की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक की भूमि के लिए 31,000 रुपए की व्यवस्था उनको देने का किया था। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अगर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, तो इकलौता झारखंड प्रदेश था जिसने दूसरे सिलेंडर की भी रिफिल की मुफ्त व्यवस्था की गई। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और सुकन्या योजना, बाकी योजनाओं को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। बहुत आज मैं महसूस करता हूं कि झारखंड की जनता महसूस करती होगी कि रघुवर दास जी की सरकार न रहने के कारण जन कल्याण नीतियों में इजाफा हुआ था, वो कितना उसका नुकसान हुआ है, ये समझ में आया होगा। मित्रों, हम जनता के दिलों से नहीं उतरे हैं, जनता में हमारा स्थान है और सबसे ज्यादा पार्टी का वोट लेने वाली पार्टी अकेली इकलौती भारतीय जनता पार्टी रही है। यह बात हमको समझना चाहिए। अब गोलबंदी करके अगर लोग आपस में मिल करके हमारे सरकार को हराने का प्रयास करें, तो यह मैथमेटिक्स का नंबर है, लेकिन दिलों में, हमारे दिलों में भारतीय जनता पार्टी बसी है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैंने पदाधिकारी बैठक में ये कहा था, मित्रों, मैं लंबे समय तक प्रदेशों के विकास को देखने वाला व्यक्ति रहा हूं। विकास तब रुक जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर चरमरा जाता है। और आज ये सुरेंद्र सरकार में
मैं ये कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मुझे याद है किस तरीके से बीजेपी के राज्य में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। आज नक्सलवाद फिर से दंदना रहा है, उग्रवाद दंदना रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, और यह कमजोर सरकार की निशानी है, यह तुष्टीकरण की निशानी है। आप सबको मालूम होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योगदान किया था। आज फिर से तुष्टीकरण के कारण, फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण से लड़ने का विषय हो या फिर विकास की बात हो, सारे के सारे विकास के मामले, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। यह हमको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार जो चल रही है वह सरकार भ्रष्टाचार युक्त है और विकास मुक्त है। विकास उसमें हो नहीं रहा और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से जुड़ी हुई है यह सरकार खड़ी है। मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप संकल्प लें, विजय श्री आपकी है। अभी आपके झारखंड की जनता में कमल का निशान विद्यमान है। वो जानते हैं मोदी जी की सरकार में किस तरीके से झारखंड का विकास हुआ है। ये गोलबंदी करके अगर हमको कोई हरा दे और नंबर गेम में हम हार जाएं, सबसे अधिक मतों वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है झारखंड में, यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमको झारखंड की सेवा करनी है, वापस मुख्य धारा में लाना है, और वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हमको पूरी तैयारी करनी है, पूरी ताकत से लगना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश के पदाधिकारियों से, हर एक पदाधिकारी को दीपक प्रकाश जी एक एक जिला दीजिए और हर एक कार्यकाल समिति के सदस्य को एक एक मंडल दीजिए, और मंडल में वो जाकर के शक्ति केंद्र तक प्रवास करें। मैं चाहूंगा कि नवंबर महीने तक आप शक्ति केंद्रों तक सबका प्रवास करें और बूथ का वेरिफिकेशन खुद प्रदेश के कार्य समिति का सदस्य करें। यह मैं काम दे रहा हूं आपको, और आईटी सेल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप महीने में 2 या 3 कंटेंट पैदा कीजिए। एक कंटेंट जो नेशनल हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कुछ वक्तव्य दिया है। इसकी क्लिपिंग्स निकाल करके हमको बूथ के व्हाट्सएप पर डालना चाहिए। बूथ तक कार्यकर्ताओं को पता चलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। हर महीने में कम से कम 2 या 3 ऐसे कंटेंट डालने चाहिए। इसी के साथ साथ प्रदेश में हमारे रघुवर दास जी, हमारे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे दीपक प्रकाश जी ने जो भी कहा है उसकी क्लिपिंग्स निकाल करके बूथ के कार्यकर्ता तक व्हाट्सएप ग्रुप में डालना चाहिए। और इसके साथ साथ जो बूथ पर घटना घटती है, इलाके में घटना घटती है, उसका भी कंटेंट आपको डालना चाहिए। हमको देश से लेकर के इलाके तक में क्या घटना घट रही है इसकी जानकारियां व्हाट्सएप ग्रुप से बूथ में डालना चाहिए। और हर बूथ पर नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। कम से कम 50, 100, 150, 200 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर बूथ पर जोड़िए, ताकि हम डिजिटल इंडिया का, मोदी जी का इस प्रयास का लाभ उठा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना कंटेंट बढ़ाएं, अपना उनका राजनीतिक शक्ति बढ़ाएं, राजनीतिक दृष्टि से वो परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसकी क्षमता बढ़ाएं, इसकी हमको आवश्यकता होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि हम कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हैं। हम कार्यकर्ता बदलाव के उद्योतक हैं, बदलाव के हम दूत हैं, बदलाव के हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और ये तभी होगा जब मानसिक रूप से हमारे को ज्ञान होगा कि बदलाव किस ओर करना है, कैसे करना है, किधर बढ़ना है, कितना बढ़ना है, ये सारी जानकारियां हमको हासिल होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अ पॉलिटिकल वर्कर डज नॉट वर्क इन वैक्यूम। अ पॉलिटिकल वर्कर, राजनीतिक कार्यकर्ता वैक्यूम में काम नहीं करता है। राजनीतिक कार्यकर्ता
दिशा और दृष्टि लेकर के काम करता है, और वो दिशा क्या हो, दृष्टि क्या हो, यह हमको जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, कोई आपसे पूछे गरीब कल्याण पैकेज क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे आत्मनिर्भर भारत क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के कारण 2 साल बाद तस्वीर कैसे बदलेगी, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे आयुष्मान भारत क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई आपसे पूछे उज्ज्वला योजना क्या है, आपको बताना चाहिए। कोई पूछे आपसे सौभाग्य योजना क्या है, आपको बताना चाहिए। ये देश में परिवर्तन लाने वाली चीज। कोई आपसे पूछे स्वच्छता अभियान क्या है, आपको बताना चाहिए। और कोई आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, आपको बताना चाहिए। ये ताकत आप में पैदा होनी चाहिए। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, मैं झारखंड के बदलाव के दूतों के साथ बातचीत कर रहा हूं, जो बदलाव के दूत बनेंगे। इसलिए प्रदेश कार्य समिति के एक एक सदस्य, सांसद, विधायक की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इन सारी चीजों के बारे में कंठस्थ हों, दिमाग से, बुद्धि से जानकार हों, और उस जानकार के माध्यम से समाज को दृष्टि देने के लिए हम सक्षम हों। यह हमको प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में यह काम सक्षम तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे और झारखंड में इस परिवर्तन को आप लाएंगे। आज कोरोना के कारण मैं आपसे यहाँ से बातचीत कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कोरोना का संक्रमण जल्द समाप्त हो, मैं आपके बीच में आऊँ, आपके साथ बातचीत करूँ, आपके साथ जुड़ूँ और आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिले। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। जो मार्गदर्शन दिए हैं, निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन और आपके योजना के अनुसार झारखंड प्रदेश अपने संगठनात्मक संरचना के आधार पर संगठन को आगे बढ़ाएगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हैं, ऐसे सारे बातों को हम राज्य के जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने के पश्चात 1 मिनट में हम सभी लोग फिर से जुड़ेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा।